एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल में। तो आज का ये क्लास 9 के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस चैप्टर में इस क्लास में आज हम जानेंगे अध्याय 1 जो कि है हमारे आसपास के पदार्थ। तो इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन, कुल प्रश्न यहाँ पे 24 रहेंगे जो झारखंड बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। और बाकी बोर्ड के एक बच्चे भी इसे देख सकते हैं क्योंकि झारखंड बोर्ड का जो किताब है वो NCERT बेस्ड है, मतलब क्वेश्चन आपका सेम ही रहेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाने से पहले आपको इस अध्ययन का मतलब इस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट अच्छे से समझना होगा, तो ही आप लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बना पाएंगे। अगर आपने इस किताब का इस चैप्टर का अध्ययन नहीं किया है तो पहले आप उसका अध्ययन कर लीजिए, मतलब बेसिक कंसेप्ट समझ लीजिए। मैंने इस चैप्टर का अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाया, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पदार्थ है। तो हमने पदार्थ के बारे में अच्छे से बताया है कि पदार्थ वे होते हैं जो स्थान घेरते हैं और उसका कुछ मास होता है, मतलब द्रव्यमान होता है। तो पहला ऑप्शन जो है वो है शीत। शीत मतलब होता है ठंड। गांव के बच्चे लोग अक्सर मतलब गांव में बोला करता है कि शीत गिरा है, ठंडा के मौसम में शीत गिरा है, बाहर में जाओ। शीत मतलब होता है ठंड। तो ठंड क्या स्थान घेरती है? नहीं ना घेरती है। दूसरा ऑप्शन है स्नेह मतलब प्यार, तो ये भी तुम आपका पदार्थ नहीं है। और चौथा जो ऑप्शन है घृणा भी पदार्थ नहीं है। तो ऑप्शन तीसरा जो है वही इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि है वायु। क्लियर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पदार्थ नहीं है। तो इसमें पूछ रहा है कि पदार्थ कौन सा नहीं है। तो हवा तो हम लोग जानते हैं कि वो पदार्थ है, वो स्थान घेरता है, इसका द्रव्यमान होता है। दूसरा है जल भी स्थान घेरता है। और तीसरा क्या है? भोजन। और चौथा ऑप्शन है स्नेह मतलब प्यार, अभी हमने बताया है स्नेह, बच्चा को जो स्नेह किया जाता है। तो ये क्या हो गया? ये आपका पदार्थ नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जो कि है स्नेह। क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि दो विभिन्न पदार्थों के कणों का सौता मिलना क्या कहलाता है। तो इसे मैंने अच्छे से समझाया था कि जब दो पदार्थ आपस में सौता मिलते हैं तो उसे विसरण कहते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा चौथा, विसरण। क्लियर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चौथा नंबर। तो चौथा नंबर कह रहा है कि गर्म भोजन या इत्र की गंध दूर तक किस कारण से फैल जाते हैं। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 जो कि है विसरण। क्लियर। चलिए अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि गैस में विसरण का एक उदाहरण है। तो गैस में विसरण का उदाहरण, विसरण तो हम बताएं अभी तुरंत कि दो पदार्थ आपस में जब सौता मिलते हैं तो उसको विसरण कहते हैं। तो इसमें पूछ रहे गैस का विसरण, ठीक ना। तो पहला ऑप्शन है इत्र के सुगंध का हवा में फैलना। अब इत्र का सुगंध जो है हवा में फैलना, तो यही आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे गैस के बारे में पूछा। अब अगला ऑप्शन देख लेते तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि स्याही का पूरे पानी में फैलना, तो ये भी आपका विसरण है। लेकिन ये जो विसरण है ये आपका द्रव में विसरण है, गैस में नहीं। चौथा जो है, तीसरा जो है कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को पानी में डालना, तो ये भी आपका पानी आ रहा है, मतलब ये भी आपका द्रव में विसरण है। जबकि आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि गैसों में विसरण, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 ही हो जाएगा कि इत्र के सुगंध का हवा में फैलना। आई होप आप लोग को समझ में आ गई होगी। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन अगला। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि पदार्थ के वितरण की दर के लिए कौन सा क्रम सही है। सॉरी, यहाँ पे वितरण ही होगा, विसरण होगा। जो अभी हमने देखा कि विसरण के बारे में बताया कि दो पदार्थों का आपस में सौता मिलना विसरण कहलाता है। तो वही कह रहा है कि कौन सा क्रम सही होगा। तो पहला ऑप्शन देख रहे हैं कि पहला में है गैस, द्रव और ठोस। कहने का मतलब ये है इसमें कि गैस का जो विसरण है वो सबसे कम है, ठीक है, और उससे ज़्यादा है द्रव का और सबसे ज़्यादा है ठोस का, जो बिल्कुल ही गलत होगा क्योंकि हम जानते हैं कि गैसों का विसरण सबसे ज़्यादा होता है जबकि यहाँ पे कम लिखा गया है, ठीक ना। गैस सबसे पहले गैस का होता है, सबसे ज़्यादा गैसों का विसरण होता है, इसीलिए गैस से तुरंत फैल जाता है।
और उसके बाद जो विसरण सबसे ज़्यादा होता है वो होता है द्रव का, और उसके बाद जो होता है वो होता है ठोस का। तो ऑप्शन 2 देख रहे हैं तो इसमें कहा गया है कि गैस का सबसे ज़्यादा है, उसके बाद ठोस है, जो कि गलत होगा क्योंकि उसके बाद द्रव होगा, तो ये भी गलत होगा। लेकिन ऑप्शन जो 3 है वो देख लेते हैं। तो ऑप्शन 3 आपका दिया हुआ है कि सबसे कम जो है वो ठोस का है, उसके उससे ज़्यादा जो है द्रव का है, और सबसे ज़्यादा गैस का है। तो ऑप्शन 3 ही आपका राइट आंसर होगा। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। अब बोल रहा है कि गैस को जब द्रव में बदल देंगे, गैस मतलब वाष्प, उसको द्रव मतलब समझ में आ ही रहा होगा आपको लोग को कि तरल में जब बदल जाता है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं संघनन। ठीक ना? तो संघनन के बारे में हमने बताया था कि गैस को जब ठंडा किया जाता है तो वो पानी में बदल जाता है, उसी को ही संघनन कहते हैं, द्रव में बदल जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका घनत्व सबसे अधिक है, ठोस में, द्रव में, गैस में कि प्लाज्मा में? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ठोस, ऑप्शन ए। क्लियर? चलिए आप देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा या गति अधिकतम होती है। आपको क्वेश्चन में लिख सकता है, या तो लिख देगा कि ऊर्जा किसमें, मतलब किस अवस्था में ऊर्जा अधिक होगी, गति अधिक होगी। ऊर्जा या गति को इसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो आपका इसमें जो आंसर हो जाएगा सबसे अधिक किसमें होता है, गैस में होता है, हमने पढ़ाया था आप लोग को। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक ना? तीसरा ऑप्शन हो जाएगा कि सबसे अधिक ऊर्जा को हो या गति को सबसे अधिक किसमें होगी, गैस में होगी। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि इस बार लिखा है सबसे कम किस में होगी। तो गैस में सबसे ज़्यादा होती है तो ठोस में सबसे कम हो जाएगी। ठीक ना? ऊर्जा को या गति को, कि किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा की या गति सबसे कम होगी। ऊर्जा या गति मतलब गतिज ऊर्जा, तो वो हो जाएगी ठोस आपकी। अब चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि पदार्थ की किस अवस्था में अंतराण्विक बल को आकर्षण बल कहते हैं, प्रबलतम होती है, मतलब सबसे अधिक होती है। तो किस में होती है सबसे अधिक अंतराण्विक बल मतलब आकर्षण बल? तो वह हो जाएगी आपका पहला ही ऑप्शन, ठोस। क्लियर? ठोस में ही सारा जो अणु रहते हैं वो आपस में एकदम चिपके हुए रहते हैं। ठीक ना? मतलब एकदम सटा हुआ रहते हैं, वहाँ पे रिक्त स्थान बहुत कम रहता है। तो इसका ऑप्शन आकर्षण बल का 11 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ठोस। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वह कह रहा है कि पदार्थ के किस अवस्था में अंतराण्विक बल मतलब आकर्षण बल न्यूनतम होती है। तो सबसे कम किस में होगी, गैस में होगी, तभी तो ये इधर उधर भागने लगते हैं। अंतराण्विक आकर्षण बल कम रहता है, इसलिए इसको खोल देने पे ये विभिन्न दिशाओं में गमन करने लगते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि जल का क्वथनांक है, क्वथनांक मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, मतलब जल कितने तापमान पर उबलने लगता है। तो इसके बारे में हमने अच्छे से बताया था कि जल जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलने लगता है, या फिर 373 केल्विन। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी में 273 सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस, इसलिए ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन और नंबर बी जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड वो आपका सही हो जाएगा। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आप देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का क्वथनांक होता है। तो इसके बारे में वही क्वेश्चन है, तो इस बार जो आंसर हो जाएगा 373 केल्विन। क्लियर? चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कि बर्फ का गलनांक मतलब होता है मेल्टिंग पॉइंट। तो बर्फ हमने बताया था कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ पिघलने लगता है, तो आपका ऑप्शन पहला में ये है, और 273 केल्विन में भी। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन, क्योंकि जल जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पिघलने लगता है 273 केल्विन, मतलब ये दोनों जो है आपस में बराबर ही है। ठीक है? तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 16 है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। तो 0 डिग्री पे ही पिघलना स्टार्ट कर देता है, तो भौतिक अवस्था क्या रहेगी जल का, वो बर्फ में रहेगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है, ठोस। क्लियर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर कि क्वथनांक से कम ताप पर द्रव का वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो क्वथनांक से कम तापमान पर, क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट से कम तापमान पर, जैसे ही जल क्या होता है, उबलने लगता है, तो उबलने लगता है तो क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। तो इसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, वाष्पीकरण। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 है कि वाष्पीकरण की क्रिया द्रव में किस भाग में होता है। तो वाष्पीकरण जो होता है वह द्रव में, जब हम पानी उबालते हैं तो कहाँ से उबलता है, किस भाग में होता है, वही पूछा गया है। तो पहला जो ऑप्शन है संपूर्ण द्रव में, पूरा एकदम पानी में होता है, या निचले भाग में, निचली भाग में होता है, किसी भी भाग से वाष्पीकरण होता है, या सतह से। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा चौथा, ठीक ना, कि सतह पर, क्योंकि जल जो वाष्प में बदलता है वह ऊपरी सतह पे ही बदलता है, ठीक ना। द्रव के किस भाग में, तो द्रव के सतह पर ही बदलता है। क्लियर। चलिए आप देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, जो कि है कि 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं। मतलब 1 किलो का ठोस लेंगे, ठीक है, और उसको गलाएंगे, ठीक ना। जैसे 1 किलो का बर्फ ले लिए, अब उसमें हीट देते गए तो वह गलना स्टार्ट हो गया। तो जब तक वह गल के ख़त्म हो जाता है, तो मतलब जब तक पूरी तरह गल जाता है, तो उसको गलाने में जितना हीट लगा है उसको क्या कहते हैं, यही पूछा है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ठोस का, तो संगलन की गुप्त उष्मा इसका हो जाएगा ऑप्शन। एक है वाष्पन की गुप्त उष्मा, तो यहाँ पे ठोस का बोला है, ठोस का गलने में, ठीक ना। तो वाष्पन की गुप्त उष्मा उसमें कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट में, मतलब जब गर्म करेंगे और वाष्प में बदलने लगेगा, तो वाष्प में बदलने में जो उष्मा लगेगा उसको वाष्पन की गुप्त उष्मा कहेंगे। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, संगलन की गुप्त उष्मा। इसके बारे में हमने अच्छे से बताया है वीडियो पे, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि बर्फ का टुकड़ा जल की सतह पर तैरते रहते हैं क्योंकि, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुआ है। तो देखिए कह रहा है कि जल का टुकड़ा जल की सतह पर तैरते रहते हैं क्योंकि यह जल से भारी होती है। अगर जल से भारी होता तो वह जल में डूब जाता, तो ऑप्शन एक तो होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन है बर्फ जल से हल्का होता है, हाँ ये ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बर्फ जो है जल से हल्का रहता है, इसी कारण वह जल में तैरने लगता है। और इसका और दो देख लेते हैं कि बर्फ जल का घनत्व तो समान होता है, ऐसा तो होता नहीं है। तो इसका ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, जो कि है कि शुष्क बर्फ क्या है। तो शुष्क बर्फ के बारे में हमने अच्छे से बताया था, ये क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बर्फ का सूखा हुआ टुकड़ा तो होगा नहीं, ठोस कार्बन डाइसल्फाइड भी नहीं होगा। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक ना, कि कार्बन लिखा हुआ है तो आप लोग ऑप्शन मार देंगे, अच्छे से एकदम पढ़िएगा। तो ऑप्शन जब बनाएंगे आंसर तो उसमें ऑप्शन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक ना। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि 300 केल्विन तापक्रम बराबर है। तो केल्विन से हम लोग को अब सेंटीग्रेड में बदलना है, ठीक ना। देखिए सेंटीग्रेड दिख रहा होगा आप लोग को, तो हम लोग को तापमान का जो है यूनिट उसको बदलना होगा। आगे का क्वेश्चन भी जो बच है, 2 क्वेश्चन जो है इसमें भी सेम वही क्वेश्चन है, सेंटीग्रेड से केल्विन में बदलना है, केल्विन से सेंटीग्रेड में बदलना है, यही क्वेश्चन है। तो चलिए इसको हम अपने डिजिटल बोर्ड पे समझते हैं। तो ये रहा बच्चों मेरा डिजिटल बोर्ड। कैसा लगा मेरा मजाक? कहाँ पाएंगे डिजिटल बोर्ड, गरीब मास्टर हैं आप लोग, सपोर्ट भी नहीं करते हैं। चलिए जोक सब पार्ट, चाहे डिजिटल बोर्ड हो या पेपर हो, हम लोग को कंसेप्ट समझने से मतलब है। तो चलिए समझते हैं कंसेप्ट। तो जैसा कि आप लोगों को पता है और नहीं भी पता है तो क्या फर्क पड़ता है, अभी जान लेते हैं कि हमने बताया था 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू होता है 273 केल्विन,
यही होता है। तो इसी का ही खेल है, इसको अच्छे से आप लोग को याद करना होगा तो ही होगा। तो जब भी हम लोग को अगर सेंटीग्रेड से बोल दे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से बोल दे केल्विन में बदलना है, या केल्विन से बोल दे केल्विन से बोल दे सेंटीग्रेड में बदलना है, तो सिंपल कुछ नहीं करना है। यदि 50 डिग्री सेंटीग्रेड रहे और बोल दे कि केल्विन में बदलना है, और 300 डिग्री केल्विन रहे, इसको बोल दे सेंटीग्रेड में बदलना है, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर यदि 1 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा तो क्या करेंगे? 273 तो लिख देंगे क्योंकि 0 डिग्री है, और 1 को हम जोड़ देंगे। तो उसी तरह जब पूछ दे 50 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलने बोल दे, तो कुछ नहीं करेंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे 273 को, ठीक ना। क्योंकि अभी हम देखें कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर यदि हमको केल्विन में बदलना रहेगा तो 273 में 1 हम जोड़ दे रहे हैं, तो उसी तरह 273 हम इसमें जोड़ दे रहे हैं, ठीक ना। आई होप समझ में आ गई होगी। और सेम उसी तरह, तो पहले इसको देख लेते हैं। यदि हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 273 में अगर यदि हम जोड़ दें 50 को जोड़ देंगे तो कितना हो जा रहा है? हो जा रहा है 3, 5 3 7 और 5 हो जाएगा 12 के 2 3, यही हो जाएगा केल्विन। इसको सिर्फ केल्विन लिख देना है, यही हो जाएगा। अगर अब बोल दे कि केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन से डिग्री में मतलब बड़ा से छोटा में जाएंगे, 273 से 0 में जाएंगे, तो सिंपल कुछ नहीं करेंगे, -273 कर देंगे, ठीक ना। जो दिया हुआ रहेगा केल्विन उसमें -273 कर देंगे, और माइनस करने पे जो आएगा वही आपका डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो माइनस कर देंगे, 1 पे चले रहे, 10 में 3 जाएगा तो हो जाएगा 7, और 9 में 7 जाएगा तो हो जाएगा 2, और 1 हम कैरी कर चुके थे, तो यही हो जाएगा 73 डिग्री सेंटीग्रेड। आई होप कंसेप्ट आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। करना कुछ नहीं है, हम लोग को अगर यदि दिया हुआ रहे सेंटीग्रेड में, उसको केल्विन में बदलने बोलेगा तो 273 उस पर ऐड कर देंगे, ये याद रखना। 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 273 केल्विन। जैसे ही सेंटीग्रेड में पूछे, सेंटीग्रेड से केल्विन में पूछे तो 273 जोड़ देना है, और जैसे ही केल्विन से सेंटीग्रेड में पूछे तो 273 हम लोग को माइनस कर देना है। यही हमारा कंसेप्ट है। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 यही है कि 300 केल्विन तापक्रम बराबर होगा 27 के, 25 के, या 200 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 डिग्री सेंटीग्रेड के। तो हमने क्या बताया? केल्विन से हम लोग को सेल्सियस में बदलना है, तो जब भी केल्विन से सेल्सियस में बदलना रहता है तो 273 हम लोग माइनस कर देते हैं। तो 300 में माइनस कर देंगे 273, तो हमारा हो जाएगा 27। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए आगे का देख लेते हैं क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि 25 डिग्री तापक्रम बराबर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस बार जो देख रहे हैं, इस बार क्या करना है? सेंटीग्रेड से हम लोग को केल्विन में जाना है। तो जब भी हम लोग को सेंटीग्रेड से केल्विन में जाना रहता है तो क्या करते हैं? 273 को जोड़ देते हैं। तो जब हम 25 में 273 जोड़ेंगे तो मेरा हो जाएगा 258, ठीक ना। 298, सॉरी 58 बोल दिया हमने, 298 केल्विन हो जाएगा ऑप्शन 3। क्लियर? चलिए अब देख लेते हैं इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, जो कि है 273 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बराबर होगा। तो सेंटीग्रेड से केल्विन में जा रहे हैं तो क्या करना है? 273 को जोड़ देना है। तो जब हम 373 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करूंगा कि वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। और कुछ भी क्वेरी रह गई है तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के अब अगले वीडियो में।